जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कई वीडियो बाद आपसे प्रत्यक्ष हुए हैं और जो वीडियो है वो आज उस वीडियो में हमको चर्चा करनी है क्लास 9th की। क्लास 9th का हमको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमको तो लगता है कि 10th में भी है। और पूरी बुक में जो सबसे आसान चैप्टर है, जहाँ तक मुझे लगता है वो सबसे आसान चैप्टर यही है। इसके अलावा आप कोई भी चैप्टर लेंगे वो थोड़े बहुत टफ हैं, लेकिन जो सबसे आसान चैप्टर है वो यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, इसकी जो खोज की थी उसको रेने देकार्ते ने की थी। इसकी खोज रेने देकार्ते ने की थी। ये जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सुबह, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ था रेने देकार्ते। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह बिस्तर में जागने के बाद भी पड़े रहने की, वैसे इसकी भी आदत थी। ये सुबह जब उठता था तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। और उसका मानना ये था कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको चिंतन करने के लिए अलग अलग सा समय चाहिए होता है। कोई लोग बैठ के सोचते हैं, कोई लोग किसी से बातचीत करके चीज़ों को समझते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, या फिर कोई ध्यान लगा के बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें चिंतन करते हैं। लेकिन ये जो रेने देकार्ते था, इसकी अलग धारणा थी। इसका मानना था कि बिस्तर पर लेटने से जितना बढ़िया आप सोच सकते हैं लेटे लेटे हुए, उतना आप किसी और स्थिति में नहीं सोच सकते। इसलिए रेने देकार्ते जो था वो ज़्यादातर बिस्तर पर लेट के ही सोचा करता था। देर तक लेटा, मतलब सुबह उठता था और देर तक सोचता रहता था, बिस्तर में पड़े पड़े और जागते हुए, और देर तक सोचता रहता था सारी चीज़ों को, मतलब चिंतन किया करता था। ये फ्रांस का था, बहुत महान गणितज्ञ था रेने देकार्ते। इसने निर्देशांक ज्यामिति की खोज नहीं की थी। निर्देशांक ज्यामिति की खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसने कार्तिकीय तल जो हमको पढ़ना है उसकी खोज की थी। रेने देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति की खोज नहीं की थी। रेने देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति की खोज पहले ही हो चुकी थी। रेने देकार्ते ने जो इसमें हमको कार्तिकीय तल पढ़ना है उसकी खोज की थी। कार्तिकीय तल की खोज रेने देकार्ते ने की थी। तो ये बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बिस्तर पर उठता था और सुबह वहीं सोचता रहता था। तो इसके दिमाग में एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे एक विचार आया जो हूबहू प्रेरित था किससे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। किससे प्रेरित था? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। जैसे देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं से कैसे प्रेरित था? देखिए, अक्षांश और देशांतर, देखिए जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें हम ज़्यादातर देखिए हमको निर्देशांकों से ही सारी चीज़ें समझनी है। जैसे चतुर्थांश दिए रहेंगे 4, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे, बढ़िया डीप में करेंगे। जैसे निर्देशांक दिए होते हैं और कितने चतुर्थांश दिए होते हैं? 4 चतुर्थांश दिए होते हैं। 4 चतुर्थांशों में हमको सबका अलग अलग प्रकार का निर्देशांक होता है, चारों का। तो इसमें भी जितने भी कार्तिकीय तल में हम पढ़ेंगे उनकी सारी व्यवस्थाएं किससे चलती हैं? तो वो चलती हैं निर्देशांकों से। सारी व्यवस्थाएं किससे चलती हैं? निर्देशांकों से। तो जो इसने अपनी एक प्रक्रिया विकसित की थी बिस्तर पर लेटे लेटे, वो हूबहू किससे मैच कर रही थी? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। जैसे देखिए, आप जब कभी भी किसी देश की चर्चा करते हैं, अगर आपने मैप पढ़ा होगा या एसएसटी में आपकी 9th में तो शायद है भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हमें किसी देश की स्थिति बतानी होती है मैप में अगर हमको किसी देश की स्थिति बतानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बताते हैं और हमको मैप में वो चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे मैप में ढूंढने पर आसानी ऐसे हो जाती है कि जब मैप में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब जैसे उत्तरी अक्षांश की बात की गई 6 डिग्री, तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा देश होगा? हम 6 डिग्री अक्षांश पर चले जाएं और देख लें कि 6 डिग्री अक्षांश पर कौन सा देश पड़ रहा है। तो अक्षांश में तो बहुत सारे देश पड़ जाएंगे। जैसे अक्षांश पूरा गोल गोल होता है और अब उसमें अगर हम अक्षांशों में देखने जाएं तो बहुत सारे देश मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसी के साथ हम देशांतरों की भी चर्चा कर लें, तो वो देश हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वो देश कहाँ पर है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट 4 सेकंड से लेकर 8 अंश 4 मिनट से लेकर, उसको अंश पढ़ते हैं और जो बगल में लिखा होता है उसको मिनट पढ़ते हैं। तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट होता है इसका अक्षांशीय विस्तार।
अब इस अक्षांशीय विस्तार पर हमको तो केवल मिल जाएगा क्या, भारत मिलेगा, इतने से इतने अक्षांश के भीतर। लेकिन अगर केवल अक्षांश की चर्चा करें तो अक्षांश में बहुत सारे देश मिल जाते हैं। अब इसी पर अगर हम देशांतरों की भी चर्चा कर लें तो एकदम से हमको एग्जैक्ट देश वो पता चल जाएगा कि वो देश कहां पर स्थित है। तो जैसे भारत का ही ले लेते हैं, भारत का जैसे अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट है, और उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर कितना है, 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट। अब इन देशांतर को विस्तार देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट, ना इसके बाहर भारत है और ना इसके अंदर, ये जो जितना भी विस्तार हमने बताया इसी के अंदर भारत हमको स्थित मिल जाता है। तो जो रेने देकार्ते ने खोज किया था, रेने देकार्ते ने जो कार्तिकीय तल की खोज की, उसमें भी हम जैसे मान लीजिए आप इसमें पता क्या किया जाता है, इसमें किसी वस्तु की स्थिति पता की जाती है। जैसे कार्तिकीय तल जब हम पढ़ते हैं, जैसे अक्षांश और देशांतर से किसकी क्या चीज पता चलती है, किसी देश की स्थिति पता चलती है मैप में, या किसी समुद्र की स्थिति पता चल जाएगी, या झील, नदियां, किसी की भी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से हम उसकी स्थिति मैप में एकदम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम चर्चा करते हैं किसकी, कार्तिकीय तल की, तो इसमें भी हम निर्देशांकों की सहायता से किसी भी वस्तु की स्थिति पता लगा सकते हैं। जैसे अभी आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक आयताकार क्लास है, एक आयताकार क्लास है, और उस क्लास में केवल एक ही दरवाजा है जिससे अंदर जाया जा सकता है, और उस क्लास में 10 सीटें लगी हुई हैं। 10 सीटें, आयताकार जो कमरा है उसमें 10 सीटें समांतर रूप से आगे आगे लगी हुई हैं, समांतर रूप से 10 सीटें लगी हुई हैं। अब उस 10 सीटों में सभी सीटों पर एक सीट पर 5 बच्चा बैठ सकता है। तो अगर एक सीट पर 5 बच्चा बैठ सकता है तो सभी सीटों पर 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है जो 6वीं सीट पर बैठा है, 6वीं सीट पर, और जैसे हर सीट पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4, जैसे 5 बच्चे बैठ सकते हैं। एक कमरा है, 10 सीटें लगी हुई हैं, और 10 सीटों पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग की गई है। तो जो बच्चा है वो कमरे में कोई नहीं है, केवल अकेला बच्चा बैठा हुआ है, या कमरे में सारे बच्चे बैठे हैं, उस बच्चे का नाम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं उसका नाम राहुल है। और राहुल जो, अब मान लीजिए पूरी क्लास में सारी क्लास बैठी हुई है, पूरा कमरा भरा हुआ है, अब उसमें हमको राहुल की स्थिति बतानी है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि किसी ने आप उसी भी कमरे के, आप भी विद्यार्थी हैं, अब आपसे किसी ने पूछा कि राहुल की स्थिति हमको बताइए कि राहुल किस तरह कमरे में उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पर वो बैठा हुआ है, तब आता है हमको कार्तिकीय तल का काम। तो देखिए, अब जैसे आयताकार कमरा है, 10 सीटें लगी हैं, 10 सीटों में राहुल कहाँ बैठा हुआ है, 10 सीटों में राहुल कहाँ बैठा हुआ है और किस नंबर पर बैठा हुआ है। तो देखिए, जब हम अगर कमरे की चर्चा करें तो राहुल किस 6वीं सीट पर बैठा है, और हम मान लेते हैं जो नंबरिंग की गई है सीटों पर, जो सीटों पर 1 2 3 4 5 नंबरिंग की गई है, उस नंबरिंग में राहुल 5वें नंबर वाली, जो 5वां बेंच मार्क है उस पर बैठा हुआ है। 5 बेंच, जो 5वीं बेंच मतलब बेंच है जिस पर 5 नंबर लिखा है, राहुल वहां बैठा है। तो यहां पर राहुल की स्थिति कैसी होगी, 6,5 होगी। क्यों होगी, 6,5 होगी। यहां राहुल की स्थिति कैसी होगी, 6,5 होगी। देखिए, जैसे कमरा है, 10 सीटें लगी हैं, 10 सीटों में राहुल कहां बैठा है, 6वीं सीट पर, और जो सीटों पर नंबरिंग की गई है उन सीटों पर किस सीट पर बैठा है, तो 5वीं नंबर सीट पर बैठा है। किस सीट पर बैठा, 5वीं नंबर। तो आपसे अगर टीचर ने पूछा कि राहुल की स्थिति बताइए, तो राहुल की स्थिति क्या होगी, 6,5 होगी। राहुल की स्थिति क्या होगी, 6,5। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है वो यही हमको चीजें बताती है, किसी वस्तु की स्थिति बताती है। जैसे ये प्रेरित थी किससे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, लेकिन वो चीज अलग थी और ये चीज अलग है। उन चीजों में हम नदियों, झरनों, देशों का पता लगाते हैं मैप में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें कार्तिकीय तल होता है, और कार्तिकीय तल से हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा लेते हैं निर्देशांकों के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की खोज जो है, बहुत सारे आप इनको सर्च कीजिए तो बहुत सारे वैज्ञानिक मिलेंगे, आपको बताएंगे कि इन्होंने की थी, उन्होंने की थी, उन्होंने की थी। लेकिन जो इसका मानक माना जाता है, या जिसको लगभग लोग मानते हैं, वो टालमी ने पहले इनको ग्लोब पर दर्शाया था। टालमी ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ग्लोब की सहायता से देशों को दर्शाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो टालमी है उन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की खोज रेने देकार्ते नहीं किसने की थी, तो टालमी ने की थी। और कार्तिकीय तल की खोज किसने की थी, तो रेने देकार्ते ने की थी। ये कहाँ का वैज्ञानिक था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, और ये बहुत आलसी प्रवृत्ति का था, लेकिन बहुत
महान वैज्ञानिक था, इसने कार्तिकीय तल के बारे में सिद्धांत दिया था। कार्तिकीय तल से हम क्या करते हैं, तो कार्तिकीय तल से हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा लेते हैं कि वस्तु की स्थिति कैसी है। जैसे आप अभी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे भी, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर में यही पाएंगे कि इस चैप्टर में सारी चीजें जो है, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वस्तु की स्थिति या किसी बिंदु की स्थिति ही देखने को मिलेंगी। तो इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कार्तिकीय तल पढ़ना है। कार्तिकीय तल में होता क्या है, इसमें दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं। एक यक्ष अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। दो रेखाएं होती हैं, एक यक्ष अक्ष वाली रेखा होती है, एक वाई अक्ष वाली रेखा होती है, और वो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत एक दूसरे को काटती हैं। वो दोनों रेखाएं लंबवत एक दूसरे को काटती हैं, और जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां मूल बिंदु होता है। और एक अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो ये दोनों रेखाएं जब काटती हैं तो कितने चतुर्थांश बन जाते हैं, 4। एक होता है प्रथम चतुर्थांश, एक द्वितीय चतुर्थांश और एक तृतीय चतुर्थांश और एक चतुर्थ चतुर्थांश। इनकी चर्चा जो है हम चतुर्थांश को पढ़ेंगे कब, हम चतुर्थांशों को जब कॉपी में बताएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जब कॉपी में भी बताएंगे तब देखिए, कॉपी में बताएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वरना अभी अगर हम ऐसे बताने बैठ जाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पढ़ेंगे इसको जब कॉपी पे। सीधी सीधी बात जो हमने इसमें चर्चा की है, उसमें हमने केवल चर्चा की है निर्देशांक ज्यामिति की। इसको हमको समझना है तो समझने में केवल इसकी यही भूमिका है, या पढ़ने का जो इसका मेन पर्पज है वो यही है। इसका पढ़ने का पर्पज यही है कि हमको इसमें निर्देशांक ज्यामिति में कार्तिकीय तल को पढ़ना है। कार्तिकीय तल को ही चर्चा हमको करनी है, या कार्तिकीय तल के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। इसकी खोज रेने देकार्ते ने, फ्रांसीसी गणितज्ञ था वो, उसने की थी। और इसमें जैसे हमने पढ़ा है ग्लोब में भी क्या करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं। वैसे ही किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम कार्तिकीय तल का सहारा लेते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अब मिलते हैं आपको अभी क्लास में, और आपको सारी चीजें जो बची हुई हैं, जो आपको समझनी है, उनको हम कॉपी पर आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ आगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कार्तिकीय तल को। कार्तिकीय तल क्या होते हैं, तो देखते हैं कार्तिकीय तल क्या है। तो जैसे कि हमने बताया ही था, कार्तिकीय तल में कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं। एक यक्ष अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो चलिए पहले उसको खींच लेते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से कार्तिकीय तल को यहाँ खींचते हैं। देखिए ऐसा ही होता है कार्तिकीय तल। ठीक है, अब इसमें दो अक्ष होते हैं, एक यक्ष अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं, लंबवत, मतलब एक दूसरे पर लंब होते हुए जाते हैं। तो इसमें एक यक्ष अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष होता है। अक्ष दो ही होते हैं, ये नहीं कि 4 अक्ष होते हैं। अक्ष कितने होते हैं, 2। अच्छा, अगर अक्षों की संख्या पूछी जाएगी तो अक्ष कितने होंगे, तो अक्ष 2 ही होंगे। एक यक्ष अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा, और इसी का एक यहाँ यक्स डैश हो जाता है और यहाँ वाई डैश हो जाता है। ठीक है, यहाँ यक्स का यक्स डैश, वाई का वाई डैश। अब देखिए यक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, लंबवत काट रहे हैं। और जहाँ भी काटते हैं वहां पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। वहां क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वहीं पर क्या होता है, वहीं पर मूल बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर काट रहे हैं तो यही इसका क्या है, मूल बिंदु है। ये क्या है, इसका मूल बिंदु। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ काटते हैं इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और मूल बिंदु ओ बराबर होता है, मूल बिंदु ओ बराबर होता है 0,0। मतलब मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अभी निर्देशांक क्या होते हैं, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। अभी के लिए ये जान जाइए कि जहां यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और इसके अगर निर्देशांक पूछा जाए तो वो 0,0 होते हैं। अब 0,0 के होते हैं, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए यक्ष अक्ष और वाई अक्ष मिला के देखिए चतुर्थांश बनाते हैं। एक देखिए चतुर्थ आकृति बनी है,
चतुर्थाकृति बनी है। अब इसमें चतुर्थांश मतलब चतुर्थों का अंश, तो कितने अंश हैं इसमें, कितने अंश बन रहे हैं चतुर्थांश के, तो 4। देखिए इसीलिए इसका क्या नाम है, चतुर्थांश नाम है, इसका क्या नाम है, चतुर्थांश। देखिए इसमें ये हो गया पहला चतुर्थांश, यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से नहीं काउंट करते, यहाँ ये हो गया हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्या होता है, पहला चतुर्थांश, ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। कितने अक्ष होते हैं, 2, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। ठीक है, अब 4 चतुर्थांश हो गए, अक्ष कितने हो गए, तो वो 2 हो गए। ठीक है, 4 चतुर्थांश अक्ष 2 और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। ठीक है, अब जो चीजें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है चतुर्थांशों में, वो होता है चिन्हों का निर्धारण, कि किस चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है, किन चतुर्थांशों का कौन सा चिन्ह होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि पहले उनके चिन्हों को। तो देखिए उसको बनाने के लिए आप ये ध्यान में रखिए, दिमाग में अपने बसा लीजिए कि ये इसी तरीके से होता है। इधर जो y होता है इस पर प्लस होता है, ये सारा प्लस प्लस होता है, इधर x अक्ष पे भी चला जाता है ऐसे प्लस होते होते ऐसे, इधर भी प्लस होता है। और बाकी बचे ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों माइनस होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, तो ये माइनस होते हैं। अब देखिए, अब चिन्हों के हिसाब से, अगर चिन्हों के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम चतुर्थांश में सबके निर्देशांक हमको बताना है कि प्रथम चतुर्थांश का कौन सा निर्देशांक है, द्वितीय चतुर्थांश का कौन सा निर्देशांक है और तृतीय चतुर्थांश का कौन सा निर्देशांक है। तो इनके निर्देशांकों को भी हमको बताना होगा कि किस चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक बनता है। अभी इसकी आवश्यकता क्यों होती है वो भी आप समझेंगे, लेकिन पहले उनके चिन्हों को देख लेते हैं और उनके निर्देशांकों को देख लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें पहला चतुर्थांश का निर्देशांक क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए कभी भी जब चतुर्थांशों का ये जो कार्तिकीय तल होता है, इनमें जितने भी निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं, उन निर्देशांकों को हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है, x, y के रूप में लिखा जाता है। देखिए जब कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, देखिए यहां लिख देते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा किस रूप में होता है, वो x, y के रूप में होता है। किस रूप में होता है, x, y के रूप में। अब x, y के रूप में मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। अब प्रथम चतुर्थांश में वो वस्तु कहाँ है, जैसे हमने अक्षांश और देशांतर के रूप में बताया था। अब मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है, अब प्रथम चतुर्थांश में वो वस्तु कहाँ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु के, जो किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है वो x, y होता है। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी को हम पहले लिखते हैं और y अक्ष पर चली गई दूरी को हमेशा बाद में लिखते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को हमेशा क्या कहते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी को, मतलब हाँ, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी को पहले लिखते हैं और y अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। ठीक है, और यहां समझ लेते हैं एक चीज और छूट रही है, x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को कहते हैं भुज। और y अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को, अक्ष होगा यहाँ पर, y अक्ष को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना हो तो वो किस रूप में लिखा जाता है, x, y। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी बाद में लिखते हैं। अब इसमें x अक्ष पे मान लीजिए क्या दे होगा, तो ये क्या होगा, भुज, कोटि होगा। क्या होगा, भुज, कोटि, भुज, कोटि होगा। मतलब भुज को पहले लिखते हैं और कोटि को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हमको प्रथम चतुर्थांश, अब देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। अब हम मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक लिखना हो, अब जैसे मान लीजिए लिखना आपको प्रथम
चतुर्थांश के निर्देशांक। तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे? तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक हम किस प्रकार लिखेंगे? तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक लिखना है तो हमने बताया है किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को पहले लिखते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। तो इसमें जो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक है मतलब चिन्हों को लिखना है, निर्देशांक का मतलब चिन्ह को लिखना है। तो देखिए इसमें एक्स अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा प्लस में होगी, तो इसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी किस में है, प्लस में है, तो ये किस में होगा, प्लस कामा। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी किस में है, वो भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कामा प्लस होगा। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या बनेगा, प्लस कामा प्लस बनेगा। ऐसे द्वितीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक बनेंगे, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या बनेंगे? तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में भी सबसे पहले यक्ष अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, यक्ष कामा वाई के रूप में। तो इसमें भी द्वितीय चतुर्थांश है तो इसमें यक्ष वाला पहले लिखा जाएगा और वाई वाला बाद में लिखा जाएगा। तो यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी किस में है, माइनस में है, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी किस में है, माइनस में है, तो पहले माइनस होगा और फिर कामा क्या होगा, प्लस होगा। अब आपसे जैसे कोई पूछता है कि द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक बताइए, तो द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस कामा प्लस होंगे। क्या होंगे, माइनस कामा प्लस। पहले एक्स अक्ष वाला पर चली गई दूरी तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी माइनस में होगी, तो माइनस और कामा वाई अक्ष पर चली गई दूरी वो तो किस में होगी, प्लस में होगी, तो ये हो गया माइनस कामा प्लस। देखिए कभी कभी क्या दिया जाता है, कभी कभी निर्देशांक दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस चतुर्थांश का है। कभी कभी क्या किया जाता है, कोई निर्देशांक दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस चतुर्थांश का है। तो जब तक आपको चिन्ह नहीं पता होंगे कि किस चतुर्थांश के कौन से चिन्ह होते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि किस चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक है। भले ही आपको बिंदु दे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए -3,4 दे दिया गया है। क्या दिया गया है, -3,4 दिया गया है। अब -3,4 आपसे पूछ लिएगा कि किस चतुर्थांश का है, तो जब तक आपको चिन्ह नहीं पता होंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक होगा। देखिए जैसे माइनस कामा क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ माइनस है और जहाँ कोई निशान नहीं होता हमको पता है वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ क्या है, माइनस कामा प्लस है। क्या है, माइनस कामा प्लस है। अब इसका निर्देशांक, अब ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक होगा, ये किस चतुर्थांश में रहा होगा, तो ये किस चतुर्थांश में रहा होगा, तो माइनस कामा प्लस किसका निर्देशांक है, द्वितीय चतुर्थांश का है। माइनस कामा प्लस किसका है, द्वितीय चतुर्थांश का हमने लिखा है ना अभी, माइनस कामा प्लस, और माइनस कामा प्लस किसका है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो आप इसको ही देख के बता सकते हैं कि चतुर्थांश का निर्देशांक है तो ये द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक करते हैं। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक, तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक। तो तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए फिर वही बात, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बाद में। तो यहाँ एक्स अक्ष पर चली गई दूरी वो किस में होगी, वो माइनस में होगी, और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी किस में होगी, तो वो माइनस होगी। तो ये होगी माइनस कामा माइनस होगी, वो क्या होगी, माइनस कामा माइनस होगी। अब आगे देखते हैं, अब चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक देखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक, चतुर्थांश के चतुर्थांश के निर्देशांक। तो इसमें क्या होगा, चतुर्थांश का निर्देशांक हम किस प्रकार लिखेंगे, तो चतुर्थांश का निर्देशांक देखिए, चतुर्थांश का निर्देशांक एक्स कामा वाई के रूप में ही लिखा जाएगा। तो इसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी किसमें है, वो प्लस में है, तो पहले ही एक्स वाला ही लिखा जाएगा। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी किसमें है, प्लस में है, तो ये होगा प्लस। और वाई अक्ष पर चतुर्थांश चौथा कौन सा है, यही वाला तो है। चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला है। तृतीय ये वाला था इसलिए माइनस माइनस हो गया, द्वितीय वाला ये था तो प्लस माइनस कामा प्लस हुआ, और पहला ये था तो प्लस कामा प्लस हुआ। यहाँ क्या है, ये चतुर्थ वाला ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले होगी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बाद में होगी, तो क्या होगा, प्लस कामा माइनस होगा, प्लस कामा क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया चतुर्थांश के निर्देशांक। ठीक है, चारों चतुर्थांश का हमने निर्देशांक निकाल लिया। अब इसका उपयोग कैसे होता है, कई बार अब मान लीजिए आपसे कोई बिंदु ऐसे ही दे दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया गया है आपको -6, -7। अब आपसे कोई पूछ रहा है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा,
-6 कामा -7, ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक होगा? तो आप पहले चिन्हों को देखिए, कौन सा चिन्ह है? तो चिन्ह कौन सा है? माइनस। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में ही है, तो इससे क्या पता चलता है? दोनों माइनस माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश का निर्देशांक होता है? देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भी माइनस में है, वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी माइनस में है, तो ये किस बिंदु का निर्देशांक होगा या किस चतुर्थांश का निर्देशांक होगा? तो ये तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? माइनस है। ऐसे कोई प्लस कामा माइनस वाला पूछ ले तो आप समझ ही गए होंगे। मान लीजिए माइनस दिया क्या गया है? 3 कामा -4 दिया गया है, तो पहला निर्देशांक किसमें है? प्लस में है। जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस होता है, और ये तो माइनस में दिख ही रहा है, तो ये प्लस कामा माइनस में है। तो आपसे पूछ लिया गया ये 3 कामा -4 किस चतुर्थांश का निर्देशांक है? तो आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश का निर्देशांक है? तो ये चतुर्थांश का निर्देशांक है। चलिए अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखिए इतना हमने समझ लिया है, अब उसके बाद एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। बस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं प्रश्नावली पर और प्रश्नावली करना चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं समरी में क्या है। देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्तिकीय तल। कार्तिकीय तल किससे बना होता है? तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। एक यक्ष अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, और यक्ष और वाई अक्ष से मिलकर क्या बनता है? कार्तिकीय तल बनता है। तो इसमें यक्ष अक्ष है और एक वाई अक्ष है, और इन दोनों के लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, तब जाके क्या बनता है? जब एक दूसरे को ये लंबवत काटते हैं तब जाके हमारा कार्तिकीय तल बनता है। जब कार्तिकीय तल बनता है तो इसमें 4 चतुर्थांश की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं, जिसमें यक्ष अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। 0,0 इसलिए होते हैं, उस समय मूल बिंदु पर जब हम होते हैं तो ना हमने कोई दूरी एक्स अक्ष पर चली होती है और ना ही कोई दूरी हमने वाई अक्ष पर चली होती है। ना कोई दूरी हमने एक्स अक्ष पर चली है, ना कोई दूरी वाई अक्ष पर चलते हैं, केवल बिंदु पर ही रुके रह जाते हैं। तब वहाँ क्या होता है? तब वहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तब वहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक इसीलिए 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। उसके बाद में इसमें 4 चतुर्थांश बने, तो चारों चतुर्थांश के अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब उनका अलग अलग चिन्ह होता है जिससे वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसका निर्देशांक, या किसी भी बिंदु का, पहले किसी भी बिंदु का निर्देशांक समझ लेते हैं। किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में होता है। यक्स कामा वाई के रूप में होने का मतलब क्या है? यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम पहले लिखते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हमेशा बाद में लिखते हैं। यक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा पहले, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बाद में। तो अगर प्रथम चतुर्थांश की चर्चा की जाए तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या बनेंगे? तो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। तो इसमें देखिए यक्स अक्ष पर चली गई दूरी भी किसमें है? प्लस में है, और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी किसमें है? प्लस में। तो प्लस कामा क्या हो गया? प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक की चर्चा करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक में क्या होगा? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी फिर इसमें पहले लिखी जाएगी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी पहले माइनस में लिखी जाएगी। तो देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी इसमें किसमें है? माइनस में। वाई अक्ष पर चली गई दूरी प्लस में है, तो ये इसका निर्देशांक क्या हो गया? माइनस कामा प्लस। ऐसे तृतीय चतुर्थांश का चर्चा करें तो तृतीय चतुर्थांश की चर्चा करने पर आप ये पाएंगे कि तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक जो भी है वो क्या है? दोनों के दोनों माइनस है। एक्स अक्ष पर चली गई वही दूरी माइनस में है, वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी माइनस में है, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? माइनस कामा माइनस बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जो चतुर्थांश आएगा वो चौथा चतुर्थांश, उसका निर्देशांक क्या होगा? तो चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा? प्लस कामा माइनस होगा। क्यों होगा? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं, तो ये कामा प्लस कामा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया, इतनी चर्चा हमारी हो चुकी है कार्तिकीय तल के ऊपर। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इतने के आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझना है, तो यहाँ अभी जैसे अभी बताने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब सवाल करेंगे तो जब सवाल के बीच में वो सारी चीजें आती रहेंगी तो हम आपको वहां पर वो चीजें समझा दिया करेंगे। जैसे अभी अगर समझाएंगे तो इतना ही आपके लिए ज्यादा है, समझिएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से हमने समझाया है। नहीं समझ में आता है तो कुछ चीज़ें हैं जो सवाल करने पर समझ में आती हैं। जैसे आप अगर कह रहे हैं कि आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बाइक चलाना है, तो बाइक चलाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। जब आप बाइक चलाने के लिए गाड़ी उठाएंगे तब, अब जैसे आपको कोई बता रहा है कि पहले क्या किया जाता है? पहले स्टार्ट किया जाता है गाड़ी को, फिर क्लच लिया जाता है, फिर गियर लगाया जाता है, तब गाड़ी को धीरे धीरे क्लच छोड़ा जाता है, एक्सीलेटर लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको बताने से आप नहीं कर पाएंगे। जब आप गाड़ी चलाने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे तब आप कई सारी चुनौतियों का सामना करेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जब सवाल आएंगे तो आप वहाँ समझेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 3.1 और करते हैं सवालों को। तो यहाँ डाल देते हैं।
प्रश्नावली कौन सी करनी है हमको, तो वो करनी है 3.1 करनी है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 चलिए करते हैं। यहां देख लिए क्या कह रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति है, कह रहा है कि अपने अध्ययन मेज पर, जो आपकी पढ़ने वाली टेबल है, रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। आप, कोई व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, आप टेबल की, जो टेबल लैंप है, आपकी जो मेज है उस पर टेबल लैंप रखा हुआ है, आपको उसकी स्थिति बताना है। तो आप किस प्रकार से उसको, उसकी स्थिति बताएंगे। तो चलिए समझाते हैं आपको कि कैसे उसकी स्थिति बतानी है। तो देखते हैं कैसे बतानी है। तो जैसे मान लेते हैं मेज कैसी है, ऐसी है। कैसी है मेज, ऐसी है। आर्ट उतना तेज नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हैं। ऐसी है मेज, ठीक है, ऐसी मेज है। अब मेज पर कहीं टेबल लैंप रखा हुआ है, कहीं भी टेबल लैंप रखा हुआ है। तो टेबल लैंप कैसे बनता है, कैसे बनाएं उसको। टेबल लैंप, चलिए मोमबत्ती बना देते हैं, वो भी तो वही काम करती है। ऐसी है, एक मोमबत्ती रखी हुई है, मान लेते हैं यही टेबल लैंप है, ये रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि अपने अन्य व्यक्ति को, जो आपके साथ है, उस व्यक्ति को बताना है, किसकी स्थिति बतानी है, तो इस लैंप की स्थिति आपको बतानी है। तो आप किस प्रकार बताएंगे, ये वही पूछ रहा है। तो मान लीजिए आप बैठे कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, चेयर लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको टेबल लैंप की स्थिति बतानी है। तो यहीं से देखिए, अब कार्तिकेय तल का काम कैसे होता है, हमने बताया था कि कार्तिकेय तल का काम क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति बताना। कार्तिकेय तल का काम क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति बताना। तो अब हम इस लैंप की स्थिति बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो ये चीजें समझिए कि कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसको ऐसे और इसको ऐसे क्या मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या मान लिए, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ हो गया हमारा मूल बिंदु, हम यहाँ बैठे हैं। अब हमको इस लैंप की स्थिति बतानी है। तो अब मान लेते हैं ये लैंप जो है वो लंबाई में, यहाँ से नंबरिंग अगर करें तो ये मान लीजिए कितनी, मान लेते हैं ये 5 फीट की है। जो मेज है ये 5 फीट की मेज है, और 3 मीटर, ये क्या है, 3 मीटर चौड़ी है, और 5 मीटर, 5 मीटर नहीं, 3 फीट, 3 फीट, 5 फीट ये लंबी है। 5 फीट कितनी है, ये 5 फीट लंबी है, और क्या है, 3 फीट ये क्या है, चौड़ी है। 3 फीट ये क्या है, चौड़ी है। अब इसकी हमको, इसमें हमको लैंप की स्थिति बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना होगा लैंप, यहाँ पर कितनी दूरी होगी, यहाँ मान लेते हैं मूल बिंदु है। यहाँ से हमने क्या मान लिया, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला बिंदु मान लेते हैं 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर मान लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ आके 3 हो जाएगा। या फिर और बढ़ा देते हैं इसको, 2 को यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं 2, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको लैंप की स्थिति बतानी है। अगर कोई अन्य व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है तो उसको हमको लैंप की स्थिति बतानी है। तो मान लीजिए ये लैंप, ये क्या था, एक मेज था जो 5 फीट लंबी थी, 3 फीट चौड़ी थी। अब इस मेज की स्थिति बतानी है। तो ये मेज देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ये तो किस फीट पर, कितने फीट पर आ रही है, तो 4 फीट पे आ रही है। और यहाँ कितने फीट पर आ रही है, 2 फीट पे। अगर हम इन चिन्हों को बढ़ाएं ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं और यहाँ काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लैंप की स्थिति क्या होगी, तो लैंप की स्थिति ऐसे लिख सकते हैं, लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति क्या होगी, तो लंबाई कामा क्या होगी, लैंप की स्थिति होगी लंबाई कामा चौड़ाई। तो लंबाई में देखिए कितना है, लंबाई कितनी है, वो 4 पे है, और चौड़ाई पर कितनी पर है, 2 पर। तो लैंप की स्थिति क्या होगी, 4, 2 पे होगी। ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका सबका सेम हो, सबका अलग अलग हो सकता है। आप जिस प्रकार की मेज मान ले, या आप जिस प्रकार का निर्देशांक लेकर चलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। हमको लैंप की स्थिति बतानी थी, अपने शब्दों में बतानी थी। ये कोई किताब में नहीं दिया गया है कि किताब के ही शब्दों में बताइए, आपको अपने शब्दों में बतानी थी। तो लैंप की स्थिति क्या है, 4 फीट लंबाई पर है और 2 फीट चौड़ाई पर है। आप समझ गए ना, 4 फीट लंबाई पर और 2 फीट चौड़ाई पर वो क्या रखी है, लैंप रखा हुआ है। ठीक है,
निर्देशांक ज्यामिति या कार्तिकीय तल में हमने क्या बताया था, किसी वस्तु की स्थिति पता करनी होती है। तो वस्तु की स्थिति यहाँ पर लैंप की स्थिति क्या है, 4,3 है, 4,2 है, क्योंकि एक्स अक्ष यही मान लिए थे और ये वाई अक्ष था, तो एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, लंबाई को पहले लिख दिया। तो 4 फीट लंबाई पर और 2 फीट चौड़ाई पर वो लैंप रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं करते हैं दूसरा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल ये भी है। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दिशा और एक नगर में 2 प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में है और पूरब पश्चिम दिशा में है। तो चलिए पहले बना लेते हैं, पहले सड़कों को बनाते हैं। जितनी बात ये कर चुके हैं उतना बताएं, वरना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा। तो पहले 2 सड़कों की चर्चा की है उन्होंने, एक उत्तर दक्षिण है, ये उत्तर वाली सड़क है और ये दक्षिण है, और ये एक सड़क ऐसी है उत्तर दक्षिण दिशा में एक सड़क है और एक सड़क है पूरब पश्चिम दिशा में, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। 2 सड़कें हैं, ठीक है, 2 ही सड़कें हैं, एक पूरब दिशा में है और एक पश्चिम दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख के क्या कह रहे हैं, दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर दूरी पर हैं। नगर की अन्य जो मुख्य सड़कें हैं वो 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, अगर अन्य दिशाओं में भी कितनी सड़कें हैं नगर के, मतलब नगर में अन्य दिशाओं में 200 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ मान लेते हैं कितनी 200 मीटर, यहाँ हमारा कोई मान लेते हैं यहाँ 200 मीटर पर कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो 1 सड़क हो गई, 2 सड़क हो गई, 3 सड़क हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। कितनी सड़कें हो गई, 5, और 5 सड़कें इधर भी हैं, 5 सड़कें ही इधर दिशा, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर नगर का मॉडल बनाइए, एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई कितनी, ठीक है, और सारा सवाल ही है। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा कि 5 सड़कें इधर हैं, 5 ही सड़कें इधर हैं, तो इधर का नहीं बनाते हैं, इधर का ना बनाएं या बना ही देते हैं, 5 सड़कें इधर भी हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक दिशा में कितनी कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें। और यहाँ पर क्या है, इधर सबका घर वर बना है, इधर सबका घर बना है, मतलब इधर भी 5 सड़कें हैं, 200 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी है, 200 मीटर की दूरी, यहाँ भी 200 मीटर की दूरी, मतलब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। यहाँ भी कितनी सड़कें होंगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और फिर उसके बाद में इधर भी हर दिशा में भी 5 सड़कें हैं, हर दिशा में भी 5 सड़कें हैं। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दक्षिण वाली दिशा। अब पूरब पश्चिम वाली दिशा में भी 5 सड़कें हैं, तो यहाँ भी 5 सड़कें खींच देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी सड़कें हो गई, 5। अब 5 इधर भी हैं, उधर वाला नहीं बनाते हैं, केवल हमको जितने से काम है उधर बना लिए। तो 5 हर इधर भी थी और 5 दिशा, 5 सड़कें इधर भी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट चौराहे भी हो सकती हैं। देखिए यहां देखते हैं, देखिए काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे भी हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट पर 2 सड़कों से बनी है। देखिए कई चौराहे बन गए, यहाँ देखिए मान लेते हैं हम यही बिंदु ले लेते हैं, यहाँ बिंदु, तो यहाँ भी चौराहे बन गया, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, यहाँ भी चौराहा बन गया, एक इधर से एक इधर से। तो कई सारे चौराहे बन रहे हैं, तो वही चीज़ एक लिख रहे हैं, जिसमें एक उत्तर दिशा में जाती है, एक दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है, 5वीं सड़क पश्चिम पूरब दिशा में जाती है, तो एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। ठीक है, सारी देखिए कहीं ना कहीं सारी मिलके एक चौराहे का निर्माण कर रही हैं। तब हम इस क्रॉस स्ट्रीट को 2.5 कहेंगे, 2,5 कहेंगे। और इसी परंपरा में हमको ज्ञात करना है, तो पहले देखिए 2,5 कहेंगे, या क्या कह रहे हैं 2,5 कहेंगे। तो पहले 2,5 को दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, ये हमारा जो मेन था, ये वाली हमारी मेन सड़क थी, ये वाली मेन सड़क थी। तो इसमें ये वाली पहली सड़क हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। इधर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5 सड़क इधर से, 5 सड़क इधर से। तो पहले ये कौन सा कह रहे हैं, हमें 2.5 कहेंगे, किसे 2.5 कहेंगे। तो 2.5 देखते हैं कौन सा होगा। तो देखिए 2.5 क्या लिखा है इन्होंने, 2.5 लिखा है। तो 2.5 मतलब बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2.5 है। तो 2.5 मतलब ये किस
दोनों प्लस में है, तो ये किस चतुर्थांश का होगा, प्रथम चतुर्थांश। तो बनेगा किस में, इसमें, प्रथम चतुर्थांश में ही तो बनेगा, प्लस कामा प्लस है दोनों, तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। इसका मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2 है, और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 5 है। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2, तो ये यहाँ हो जाएगा, और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 5, तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ। कहाँ बनेगा, तो ये यहाँ बनेगा। तो ये कौन सा बिंदु बनेगा, 2,5 यहाँ बनेगा, 2,5 यहाँ बनेगा। ठीक है, 2,5 यहाँ बन गया। अब आगे देखते हैं कितनी स्ट्रीटों को हम 4.5 मान सकते हैं। यहाँ पर अब इन्होंने पहला सवाल दिया है, कितनी स्ट्रीटों को हम 4,3 मान सकते हैं। कितनी स्ट्रीटों को हम 4,3 माना जा सकता है, कितनी स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 देख लेते हैं। तो 4,3 देखिए, 4,3 कितनी स्ट्रीटों को माना जा सकता है, केवल एक को माना जा सकता है। इधर भी 4,3 आएगा, इधर भी 4,3 आएगा, इधर भी 4,3 आएगा, लेकिन यहाँ किस में आएगा, यहाँ आएगा माइनस कामा प्लस में, यहाँ माइनस कामा माइनस में आएगा, यहाँ प्लस कामा माइनस में आएगा। लेकिन हमको दोनों का दोनों क्या चाहिए, प्लस कामा प्लस में चाहिए। तो प्लस कामा प्लस किस में मिलेगा, केवल इसी में मिलेगा। प्रथम चतुर्थांश में ही तो प्लस कामा प्लस मिलेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में हमको कितना दिखाना है, 4,3 दिखाना है। 4,3 मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी, वो 4 होगी। x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी, 4, और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी, 3। तो यहाँ देखते हैं x अक्ष पर चली गई दूरी कहाँ है, तो यहाँ है 4, x अक्ष पर ये 4, और y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, 3। तो यहाँ पर होगा हमारा ये वाला बिंदु 4,3 होगा। और कितनी संख्या होगी उनकी, तो उनकी संख्या होगी, कितनी स्ट्रीटों की संख्या को 4 माना जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीटों की को 4,3 माना जा सकता है, तो केवल एक को माना जा सकता है, एक को, केवल एक को माना जा सकता है। ठीक, ये इसका हो गया, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, ये हो गया पहले का आंसर। अब देखते हैं दूसरा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो ये भी कितना माना जा सकता है, केवल एक, क्योंकि ये दोनों का दोनों किस में है, प्लस में है। अगर माइनस के किए होते या और सारे बिंदु दिए होते तो और ज्यादा होता, लेकिन 3,4 तो प्लस कामा प्लस, अब 3,4 भी इसमें दिखा देते हैं, बस हमारा सवाल हो जाएगा। तो 3,4 मतलब x अक्ष पर कौन सा लेना है, दूसरा सवाल 3,4 कह रहे 3,4 कितना माना जा सकता है, कितना माना जा सकता है। तो यहाँ पर कितना माना जा सकता है, तो 3,4 देखते हैं, तो केवल एक ही माना जा सकता है। ठीक है, केवल एक ही माना जा सकता है 3,4। तो देखिए x अक्ष पर कितनी दूरी, x अक्ष पर पहले कितनी, x अक्ष पर चलेगी दूरी पहले लिखते हैं, y अक्ष पर चलेगी दूरी को बाद में लिखते हैं। तो x अक्ष पर कितनी दूरी, 3 दूरी, तो 3 कहाँ है, यहाँ है, और y अक्ष पर कितनी दूरी, 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3,4 हो जाएगा। ठीक, को 3,4 माना जा सकता है, तो केवल एक को माना जा सकता है। 3,4 मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी 3 और y अक्ष पर चली गई दूरी 4, तो यहीं पर मिल जाएगा हमको 3,4। तो कितना माना जा सकता है, 1, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। इसमें 2 ही सवाल थे, हमने दोनों सवालों को कर लिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत है इतने मतलब समझाने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को सुलझाने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।